नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कुमाऊं के चंद राजवंश के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, कुमाऊं के चंद राजवंश के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों, उनको हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगी। तो चले साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला है दोस्तों, चंद साम्राज्य का उदय। यानी दोस्तों, कुमाऊं में चंद साम्राज्य का उदय कैसे होता है। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजूबंगा किले से हुई है। ठीक है दोस्तों, जो चंद राजवंश था दोस्तों, ठीक है, जो चंपावत का जो राजूबंगा किला था वहाँ से इसकी क्या है शुरुआत होती है। चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। ठीक है दोस्तों, जो जो चंद राजवंश के जो लोग थे दोस्तों, उनका जो मूल निवास स्थान था दोस्तों, ठीक है, वो प्रयाग के गंगा पार झूसी नामक स्थान पे था इनका। ठीक है, यानी झूसी नामक स्थान से दोस्तों ये क्या है, कुमाऊं में यहाँ पर आए थे। आगे बढ़ते हैं। काली कुमाऊं का चंपावत का उपनाम है। ठीक है दोस्तों, काली कुमाऊं को ही दोस्तों यहाँ पर चंपावत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद वंश के इतिहास स्रोत बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख व वास्ते ताम्रपत्र आदि हैं। ठीक दोस्तों, चंद वंश का जो इतिहास है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो हमें क्या है, कुछ ताम्रपत्र पत्रों के मदद से हमें पता लगता है कि क्या है, कुमाऊं में क्या है, चंद वंश का यहाँ पर शासन रहा है। जैसे गोपेश्वर त्रिशूल लेख है दोस्तों, वास्ते का ताम्रपत्र है। इन चीज़ों से हमें क्या है, चंद वंश के इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मजेड़ा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है एवं वास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। वो क्या बन सकता है, चंद व बम शासकों का पता किस ताम्रपत्र से चलता है। इस प्रकार से दोस्तों UPSC एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है। तो क्या कौन सा ताम्रपत्र है, मजेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, इसकी हमें यही याद रखना है, मजेड़ा ताम्रपत्र। इसकी सहायता से हमें क्या है, चंद और बम जो शासक हैं दोस्तों, उनके बीच जो संबंध थे उनके बारे में हमें पता चलता है। तो हमें याद रखना है सिर्फ मजेड़ा ताम्रपत्र। आगे बढ़ते हैं। पाबो ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजय चंद से है। ठीक दोस्तों, जो पाबो ताम्रपत्र है दोस्तों, इसका डायरेक्ट जो संबंध है वो किससे है, विजय चंद से। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित है। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी और बाद में अल्मोड़ा राजधानी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है, जब उनका शासनकाल शुरू हुआ था उस दौरान उनकी जो राजधानी थी वो चंपावत में चंपावती नदी के तट पर याद रखना है। ठीक दोस्तों, तो चंपावत से हमें चंपावती नदी याद रखनी है और उनकी वहाँ पे क्या है, कैपिटल थी, राजधानी थी। और उसके बाद उन्होंने क्या है, चंपावत से अपनी राजधानी को अल्मोड़ा को स्थानांतरित यहाँ पर किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद जो शासक थे दोस्तों, उनकी राजधानी यहाँ पर दो स्थानों पर रही। पहले जो राजधानी थी उनकी प्रारंभिक राजधानी वो चंपावत में चंपावती नदी के किनारे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या है, अपनी राजधानी को अल्मोड़ा जनपद में क्या है, उसको स्थानांतरित कर दिया था। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। चाहे आप उत्तराखंड पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हो, या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, या उत्तराखंड SI की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसकी दृष्टि से क्या है, ये वीडियो आपके लिए
महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही साथ आपका इसी के साथ रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगला है, देवी सिंह या देवीचंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई गई थी। यानी दोस्तों जब देवीचंद क्या है, चंद राजवंश का जब शासक था, जब ये राजगद्दी पर बैठा था, तो इसने अपने शासन काल के दौरान क्या है, देवीपुर को यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में दी गई है। यानी जो चंद वंशों की जो वंशावली है, यानी कितने चंद शासक हुए हैं और कितने चंद शासकों ने शासन किया है, उनकी जो वंशावली है दोस्तों, उसका जिक्र मानवोदय काव्य में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक सोमचंद। ठीक है दोस्तों, जो सोमचंद है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसी ने क्या है, चंद वंश की स्थापना की थी कुमाऊं में। तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि चंद वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की, सोमचंद ने। आगे बढ़ते हैं। चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है आपस में कि चंद वंश की स्थापना क्या है, कत्यूरी शासन के समाप्त होने के बाद ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1000 से 1025 ईस्वी के बीच की होगी और स्वयं सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। ठीक है दोस्तों, तो हम ये मान सकते हैं कि सोमचंद ने क्या है, यानी हम संभावित तिथि यहाँ पर मान सकते हैं 1025 ईस्वी में क्या है, सोमचंद ने क्या है, चंद वंश की स्थापना की थी कुमाऊं में। ठीक है, और जो सोमचंद्र था दोस्तों, वो स्वयं क्या है, भगवान शिव का उपासक था, भगवान शिव का यहाँ पर भक्त था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास स्वीर राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद 27 आदमी को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवाया था और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की थी। तो दोस्तों इतिहासकारों का ये मानना है दोस्तों, ठीक है, जो इतिहासकारों में बद्रीदत्त पांडे, उनके अनुसार क्या है, सोमचंद क्या था, 27 आदमी को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें होता क्या है कि काली कुमाऊं चंपावत के जो सूर्यवंशी राजा होते हैं, वहाँ के शासक होते हैं ब्रह्मदेव, वो क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह क्या है, सोमचंद के साथ करवा देते हैं और दहेज स्वरूप उनको क्या है, 15 बीघा जमीन और एक कोतवाली छावनी यहाँ पर भेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सोमचंद ने चंपावत में राजूबंगा किले का निर्माण करवाया और इसे किले से सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जब सोमचंद की शादी हो जाती है दोस्तों, तो वो क्या है, यहीं बस जाता है, मतलब यहीं अपना जीवन यापन करता है और यहाँ पे क्या है, चंपावत में क्या है, एक राजूबंगा किले की यहाँ पर स्थापना करता है, जहाँ से क्या है, चंद वंश का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, शासनकाल, इतिहास या शासनकाल यहाँ से शुरू होता है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदबालफूर का वंशज था, जिसकी राजधानी यहाँ पर कन्नौज थी। आगे बढ़ते हैं, तो हम ये मान सकते हैं दोस्तों, जो चंद वंशी थे दोस्तों, वो क्या है, प्रयाग नामक झूसी स्थान से यहाँ पर आए थे। एंटकिसन वाल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया, जबकि इटलियट के अनुसार चंदों का मूल निवास झांसी था। ठीक दोस्तों, तो अलग अलग इतिहासकारों के यहाँ पर अलग अलग मतभेद हैं चंद राजवंश के मूल निवास के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चराल या चाराल कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो चराल या चाराल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 4 किलेदार थे दोस्तों, जो उसने नियुक्त किए थे सोमचंद्र ने, उनको ही यहाँ पर क्या है, चराल या चाराल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोमचंद्र ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को यहाँ पर
परास्त किया था। सोमचंद ने मेहरा व फरत्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। ठीक है दोस्तों, यानी जो कालू तड़ागी था वो क्या है, सोमचंद का यहाँ पर क्या है, मुख्य सेनापति था। मेहरा लोग कोटालगढ़ का, फरत्याल लोग डुंगरी में रहते थे। यानी जो मेहरा लोग थे दोस्तों वो कोटालगढ़ में रहते थे और फरत्याल लोग क्या है, डुंगरी में यहाँ पर रहते थे। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा सयानों की नियुक्ति की अतः कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद्र को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सोमचंद्र को। तो दोस्तों और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस वंश के शासनकाल के दौरान क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर स्थापना की गई थी, तो किसके, चंद वंश के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था, यानी डोटी का राजा जो नेपाल के राजा होते थे दोस्तों, उनको क्या है, सोमचंद क्या है, कर देता था। आगे बढ़ते हैं। डोटी के राजा मल्लवंशी थे, जिन्हें रय का राजा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो रय का राजा क्या है, डोटी के राजा को यहाँ पर कहा जाता है। डोटी यानी नेपाल के राजा को यहाँ पर क्या है, रय का राजा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद के समय जयदेव मल्ल डोटिया राय का राजा था, यानी जब सोमचंद क्या दोस्तों, कुमाऊं पर इनका जब शासन था तो उस समय डोटी के जो राजा थे कौन थे, जयदेव मल्ल। आगे बढ़ते हैं। मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर यहाँ पर रखा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम चंपा किसके नाम पर रखा था, तो किसके नाम पर रखा था, जो उनकी जो अपनी इष्ट देवी थी चंपावती, उसके नाम पर इन्होंने रखा था अपनी राजधानी का नाम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद्र का उत्तराधिकारी व दूसरा चंद शासक आत्मचंद कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, जिसे 20 वर्षों तक शासन किया। यानी सोमचंद के बाद के दोस्तों जो उसका पुत्र था दोस्तों, जो उसकी जो कत्यूरी रानी थी, उससे जो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या है, वो चंद वंश का शासक यहाँ पर बन जाता है, जो लगभग क्या है 20 वर्षों तक यहाँ पर शासन करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे चंद शासक पूर्णचंद ने 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक शासन किया था। यानी दोस्तों आत्मचंद के बाद क्या है, चंद वंश का शासक कौन बन जाता है, यहाँ पर पूर्णचंद बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रचंद व उसके उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, जो इंद्रचंद है दोस्तों वो चंद वंश का चौथा शासक होता है। ठीक है दोस्तों, इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जो इंद्रचंद था दोस्तों, चंद वंश का चौथा सम्राट, वो क्या करता है, ठीक है, नेपाल से क्या है, चीन के साथ क्या यहाँ पर व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंटकिसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद शासक ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया, तो किसने किया, इंद्रचंद ने, जो कि चंद वंश का चौथा सम्राट था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे पट रंगवाली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था, जो अपने को इंद्र के समान समझता था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी संसार चंद था, जिसके पश्चात चंद शासक क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद आदि यहाँ पर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था, जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो वीणाचंद था ये एक बहुत ही विलासी राजा था। वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया। अशोकचल के समय चंद शासक वीरचंद, जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी में यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। डोटी का अशोकचल एवं कृचल देव शासक। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1151 में यहाँ अशोकचल का आधिपत्य था। ठीक है दोस्तों,
अशोक चल वैरात कुल का और नेपाल के दुल्लू का निवासी था। अशोक चल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राज यहाँ पर नियुक्त किया था। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल के खसदेश का राजाधिराज कहा गया है यहाँ पर इसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर को करचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। कराचल देव के लेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, जिनमें से 3 चंद्रवंशीय मांडलिकों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। मांडलिक ऐसे सामंत राजा होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। वास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है। इनका अधिपति शक्तिवंत था, जो मूलतः नेपाल का यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक थोरचंद। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 ईस्वी के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोरचंद को माना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो जो लेखक है दोस्तों डब्ल्यू फ्रेजर, उन्होंने क्या है, चंद वंश के संस्थापक यहाँ पर थोरचंद को माना है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चंद वंश का शासक कौन है, तो कौन है दोस्तों, सोमचंद है। ठीक है, इसको आप याद रखना, इस पर कंफ्यूजन मत होना। आगे बढ़ते हैं। किंगडम ऑफ नेपाल 1881 ईस्वी के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा है कि थोरचंद झांसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी। तो दोस्तों चंद वंश के राजाओं को लेकर क्या है, इतिहासकारों के अपने अलग अलग मतभेद हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्षदेव जोशी थोरचंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक मानते हैं और कुमाऊं प्रथम स्वतंत्र शासक थोरचंद था। आगे बढ़ते हैं। एंड किशन के अनुसार थोरचंद का राज्यारोहण 1261 ईस्वी में हुआ और उसने 1281 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। थोरचंद का उत्तराधिकारी कल्याणचंद प्रथम था, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोकचंद, अभयचंद का नाम यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं। अभयचंद पहला शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से यहाँ पर मिलती है। अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त होता है। यहाँ पर अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध पर ज्ञानचंद ने ताम्रपत्र द्वारा भूमिदान का अभिलेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कर्मचंद एक वर्ष शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, जब कर्मचंद क्या करता है, एक वर्ष तक शासन करता है, उसके बाद क्या है, वो मणिकोटी राजा के पास वहाँ पर चला जाता है और उसके पश्चात क्या है, ज्ञानचंद गद्दी पर यहाँ पर बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है दोस्तों, तो गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था। ठीक है दोस्तों, तो चंद शासकों में सर्वाधिक शासन करने वाला जो सम्राट था दोस्तों, वो कौन था यहाँ पर, ज्ञानचंद था। तो इसको भी यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला, जिसमें अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण यहाँ पर मिलता है। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, कि दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था। पहला चंद शासक कौन था, वो ज्ञानचंद। ज्ञानचंद दोस्तों चंद वंश का ऐसा पहला शासक था जो क्या दिल्ली दरबार में जाता है, और उस समय दिल्ली दरबार के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को यहाँ पर सौंपा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक में, जब वो क्या है उनसे मिलने के दिल्ली दरबार में यहाँ पर गया था। एंड किशन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1551 ईस्वी तक था। ज्ञानचंद के समय तराई बाबर क्षेत्र में कटेहरियों का शासन था। ठीक है दोस्तों, यानी जब ज्ञानचंद का क्या है कुमाऊं में क्या है शासन था, तो उस समय जो तराई बाबर क्षेत्र था दोस्तों, वहाँ पर उस समय क्या है कटेहरियों का यहाँ पर शासन था। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानचंद का प्राचीन गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक था।
दोस्तों जो ज्ञानचंद था दोस्तों वो क्या है, भगवान विष्णु का यहाँ पर उपासक था, भक्त था। आगे बढ़ते हैं। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज किस ताम्रपत्र में कहा गया है या किस ताम्रपत्र में उसका उल्लेख मिलता है कि क्या है, ज्ञानचंद्र को यहाँ पर क्या है, राजाधिराज महाराज कहा गया है। तो सेड़ा खड़कोट का जो ताम्रपत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मजेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद्र के समय एकमात्र सामंत राजा विजयबम था। गोभाषा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवारी को 1 ग्राम की वृत्ति दान दी थी। आगे बढ़ते हैं। नीलू कठायत ज्ञानचंद्र का वीरवान सेनापति था जो कपरोली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुम्या खिल्लत दी थी जो एक प्रकार की पोशाक होती थी। तो कुम्या खिल्लत क्या थी दोस्तों, कभी कभी इस प्रकार की शब्दावली क्या है यूकेपीएससी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो कुम्या खिल्लत जो है दोस्तों शब्द है दोस्तों, ठीक है, ये एक पोशाक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। गरुड़ चंद का उत्तराधिकारी क्रमशः हरिचंद तथा द्वानचंद थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद शासक उद्यान चंद। गरुड़ चंद ने नीलू कठियाल को धोखे से मार दिया था। ठीक है दोस्तों, जिस अत्याचारपूर्ण कार्य से उद्यान चंद को आत्मग्लानि हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिस कारण इन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौले बनवाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और 1 साल की मालगुजारी तमाम पर्दा की यहाँ पर माफ कर दी थी। तो यहाँ से हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि चंपावत में बालेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाए थे, उद्यान चंद ने। आगे बढ़ते हैं। 1483 ईस्वी में बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध विक्रम चंद्र से था, जिसने उद्यान चंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया, जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद शासक भारती चंद। 35वां चंद शासक भारती चंद 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक रहा। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद वंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा था। तो चंद वंश का जो सबसे पराक्रमी और क्या है साहसी राजा था वो कौन था, भारती चंद था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। भारती चंद ने डोटी की दास्ता को से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, भारती चंद की सेना या कटक में सभी जाति एवं धर्म के लोग रहते थे। डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव सोर के कटकुनौला में था और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बाली चौड़ में था। आगे बढ़ते हैं। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों तक डाला, टोटल 12 वर्षों तक इसने क्या है डोटी पर घेरा डाला था। भारती चंद को डोटी पर विजय 1451 से 1452 के मध्य में यहाँ पर मिली थी। आगे बढ़ते हैं। हुडेती ताम्रपत्र अनुसार भारती चंद ने 1451 में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भारती चंद का दोस्तों एक गांव को दान देने का वर्णन जो है दोस्तों वो क्या है, हमें हुडेती ताम्रपत्र से यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर सीरा थल आदि पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। सोर या पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक बमशाह और सोर के मल्ल राजा विजयबम की जानकारी मजेड़ा ताम्रपत्र से यहाँ पर मिलती है, जिसका शासन भारती चंद ने यहाँ पर समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। सोर से मल्लों का प्राचीन ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ। खेतीपान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का यहाँ पर
उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक रतन चंद। ठीक है दोस्तों, लोहाघाट व हुडेती ताम्रपत्र में रतन चंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, रतन चंद के जो शासनकाल का उल्लेख है दोस्तों, वो हमें क्या है, लोहाघाट व हुडेती के जो ताम्रपत्र हैं दोस्तों, उनसे हमें यहाँ पर मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रतन चंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसके समय डोटी में नागमल ने विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक यहाँ पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। रतन चंद ने नागमल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रतन चंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी यहाँ पर परास्त किया था। रतन चंद ने सीरा को जीत कर बसेड़ा राजपूत को वहाँ का सामंत बनाया था। यानी दोस्तों, जब रतन चंद ने क्या है, सीरा पर विजय हासिल की, तो उस समय उसने क्या है, बसेड़े राजपूत को क्या है, वहाँ का सामंत नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। रतन चंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किए। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो क्या बनेगा कि चंद वंश के प्रथम राजा कौन था जिसने क्या भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था? तो किसने किया था? रतन चंद ने। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद शासक कीर्ति चंद। अब दोस्तों, रतन चंद के बाद क्या उसका पुत्र जो कीर्ति चंद होता दोस्तों, वो क्या है, 1488 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक क्या है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, यानी जब रतन चंद्र की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या उसका पुत्र कीर्ति चंद कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ जाता है। कीर्ति चंद्र ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, कीर्ति चंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विशोध आदि क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। राजा कीर्ति चंद के समय नागनाथ सिद्धनाथ नाम के एक योगीश्वर चंपावत आए थे। कीर्ति चंद के बाद क्रमशः प्रताप चंद, ताराचंद, माणिक चंद और भीष्म चंद यहाँ पर राजा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक भीष्म चंद। भीष्म चंद 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक क्या है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। ठीक दोस्तों, और इसका विवरण दोस्तों हमें क्या है, एक ताम्रपत्र से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भीष्म चंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया एवं आलम नगर की नींव डाली। तो यहाँ से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ये पिछली परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? भीष्म चंद ने। और इस किले के साथ साथ उसने क्या है, आलम नगर नामक नगर की एक नींव डाली थी यहाँ पर। भीष्म चंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद को गोद लिया था। भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्म चंद कुमाऊं का शासक था। गजवा नामक खसिया मुखिया ने भीष्म चंद का यहाँ पर उसका वध किया था। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण कालीन ताम्रपत्र कलपाणी गाड़ पिथौरागढ़ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कल्याण चंद 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, जो कल्याण चंद का जो शासन काल है दोस्तों, 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है कुमाऊं में। बालो कल्याण चंद भीष्म का गोद लिया पुत्र था। ठीक है, यानी जो बालो कल्याण चंद था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको क्या है, भीष्म चंद ने क्या है, गोद लिया था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि ली थी। कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा में पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा। कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में यहाँ पर मिलाया था। आगे बढ़ते हैं। गंगौली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय हुआ था। यानी दोस्तों, जब क्या है, बालो कल्याण चंद जब शासक था दोस्तों कुमाऊं का, तो उसी के समय में क्या है, गंगौली और दानपुर नामक स्थान पर क्या इन्होंने कब्जा किया था। आगे बढ़ते हैं। कल्याण चंद अल्मोड़ा में लालमंडी किले का निर्माण करवाया और अल्मोड़ा में नैला पोखर किले का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा में क्या है दोस्तों, लालमंडी किले और नैला पोखर किले का निर्माण
किसके कार्यकाल में हुआ था, किस चंद शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो कल्याण चंद के शासनकाल में हुआ था। हमें यहाँ ये याद रखना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। विवाह में के बाद रेखा राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सोर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याण चंद सिर प्रांत को भी चाहता था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्र चंद ने सिरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सिरगढ़ का किला यहाँ पर जीता था। इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण का सही ज्ञात नहीं था। उस समय माणिक चंद या कल्याण चंद में से कोई भी शासक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बद्री दत्त पांडे के अनुसार ख्वास खां ने माणिक चंद के समय कुआं में शरण ली थी। आगे बढ़ते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिक चंद ने इस्लाम शाह सूर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा था कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मेरे में दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति लागू की थी। ठीक दोस्तों, तो कुमाऊं में पंचायती पद्धति लागू किसने की थी? कल्याण चंद ने। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुम में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी यहाँ पर बताया है। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक रुद्र चंद। ठीक है दोस्तों, बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वां चंद शासक रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। रुद्रचंद का कार्यकाल 1565 से 1597 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, 1565 से 1587 ईस्वी तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा के रूप में वहाँ पर शासन करते हैं कुमाऊं में। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। ठीक दोस्तों, जो रुद्रचंद था वो क्या है यहाँ पर? मुगल सम्राट अकबर का यहाँ पर समकालीन था, जिसने 1787 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं यहाँ पर भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल प्रागना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी। रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। अबुल फजल की आयन अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया यहाँ पर गया है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था। यानी दोस्तों, जब रुद्रचंद ने क्या तराई पर आक्रमण किया था तो उस समय क्या है, तराई भाबर जो क्षेत्र था दोस्तों, उसमें हुसैन खान का कब्जा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने तराई में रुद्र नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, तो रुद्रपुर नगर जो दोस्तों, ठीक है, और अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है दोस्तों, उसका निर्माण क्या है, रुद्रचंद ने यहाँ पर करवाया था। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण और रसोइयों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की यहाँ पर मंडली बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पच्चबिड़िये तथा तिथानी और उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग यहाँ पर बनाए थे। तो दोस्तों, इसने क्या है, रुद्रचंद ने क्या है, ब्राह्मणों के यहाँ पर क्या है, अलग अलग वर्ग बनाए थे। ओली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। ठीक दोस्तों, जो ओली ब्राह्मण थे दोस्तों, ठीक है, उनका यहाँ पर कार्य क्या था कि जब ओले पड़ते थे, ठीक है, तो ओले पड़ने पर क्या है, वो लोगों को यहाँ पर सतर्क करते थे। आगे बढ़ते हैं। ओली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए और घरों का कार्य करने के लिए छयोड़े व चियोड़िया की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा व जौहर रुद्रचंद के अधीन हो गए थे। सीरा डीडी हाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व कहा।
ठीक है दोस्तों। तो सामान्य जनता के लिए दोस्तों रुद्रचंद ने यहाँ पर क्या करा, पौड़ी 15 बिस्वा कहा था। चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। ठीक दोस्तों, यानी जब कुमाऊं पर चंद वंश का शासन था दोस्तों, ठीक है, तो उस समय जो भूमि के मालिक होते थे दोस्तों, उनको क्या है, थातवान यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। गाँव से अनाज का 1/6वां भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को यहाँ पर दिया गया था। यानी दोस्तों जो क्या अनाज पर जो कर लगता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, वो कर इकट्ठा यहाँ पर कौन करते थे, कैनी खस लोग यहाँ पर इकट्ठा उसको करते थे। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम व उषा राग गोदया। ठीक दोस्तों, सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक है। रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। आगे बढ़ते हैं। 46वां चंद शासक लक्ष्मी चंद। रुद्रचंद के बाद 1557 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मी चंद गद्दी पर यहाँ पर बैठता है, जिसका नाम मानवदेव काव्य में लक्ष्मण मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी का चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। ठीक है, लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली उपनाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। लखुली बिराली उपनाम इसलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। ठीक दोस्तों, जो लक्ष्मीचंद था दोस्तों, उसको लखुली बिराली का जो उपनाम दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मुगलों के सामने क्या है, भीगी बिल्ली बनकर रहता था, यानी मुगलों से बहुत डरता था वो। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतर सिंह यहाँ पर मारा जाता है। तो लक्ष्मीचंद ने दोस्तों 8 बार लगभग क्या है, गढ़वाल पर यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसमें क्या है वो असफल रहता है। लक्ष्मीचंद ने न्योवाली व विष्टावाली नामक कचहरियाँ बनाई, जिसमें न्योवाली कचहरी समस्त जनता के लिए थी और विष्टावाली कचहरी सैनिक मामलों में न्याय के लिए थी। तो दोस्तों लक्ष्मीचंद ने अपने शासनकाल में क्या है, 2 कचहरियाँ बनाई, एक न्योवाली और विष्टावाली। जो न्योवाली थी दोस्तों वो क्या है, सामान्य जनता के जो भी वो काम होते दोस्तों उनका निपटारा क्या दोस्तों यहाँ पर कर लिया जाता है। लेकिन जो विष्टावाली जो कचहरी थी दोस्तों, ये क्या है, सैनिक मामलों के इसमें न्याय यहाँ पर करती थी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिसमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। चंद ने किसी टमटा के एक अदावली या 8 नाली भूमि दान में दी। ठीक है दोस्तों, रोहत बहादुर के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। ठीक है, रोहत क्या थी दोस्तों, तो रोहत क्या दोस्तों, अगर क्या है किसी सैनिक ने बहादुरी दिखा दी, ठीक है, तो उसको क्या है इनाम के तौर पर क्या है कुछ ज़मीन दी जाती थी, कोई भूमि दी जाती तो उसको क्या है यहाँ पर रोहत कहा जाता है। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जूलिया व सृष्टि नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए थे। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किया। ठीक है, लक्ष्मीचंद के समय राजा कर्मचारियों की 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी। ठीक है, जब इसका शासनकाल था, ठीक है दोस्तों, लक्ष्मीचंद का कुमाऊं पर, तो उसने क्या है 3 प्रकार की कर्मचारियों की 3 प्रकार की यहाँ पर श्रेणियाँ बनाई थी। पहली थी सरदार, दूसरा था फौजदार, ठीक है दोस्तों, तीसरा था नेगी। अब सरदार कौन होते दोस्तों, जो एक परगने या एक पट्टे के शासक होते थे। फौजदार कौन होता था, सेना का जो अधिकारी होता था। ठीक है, और नेगी कौन होते थे, राज्य के छोटे जो कर्मचारी होते थे। ठीक है दोस्तों, इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, नागरिक प्रशासन भी इनके हाथों में होता था, तो इनको क्या है यहाँ पर नेगी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मीचंद के बाद दलीप चंद राजा बना, जिसने 1621 से 1624 तक यहाँ पर शासन किया। जब लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या है कुमाऊं पर क्या है दलीप चंद वहाँ पर
शासन करते हैं, ये राजा वहाँ के बन जाते हैं। दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। दलीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा, यानी क्षय रोग के कारण जब क्या है दलीप चंद की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कुमाऊं की राजगद्दी पर कौन बैठता है? विजय चंद यहाँ पर बैठता है। एंट किशन अनुसार विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बड़गुज्जर की पुत्री से यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विजय चंद के समय राज सत्ता सुखराम कार्की व पीरू गुसाई के हाथों में थी। ठीक है दोस्तों, सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया था। यहाँ पर विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा व फरत्याल संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें मेहरों की भी जीत हुई और मेहरा धड़े ने ही त्रिमल चंद को यहाँ पर शासक बनाया था। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया था और पीरू गुसाई को देश निकाला यहाँ पर करवा दिया था। 1665 में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राजारोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1665 से 1638 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। गढ़युड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को युवराज कहा गया, जिसने 1600 ईस्वी में 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया और त्रिमल चंद का सेनापति गढ़युड़ा यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए त्रिमल चंद ने कपरौली के कठैतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ साथ रसोइयों को के नए नियम भी यहाँ पर बनवाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद शासक बाज बहादुर चंद। 50वां चंद राजा बाज बहादुर चंद, जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था, इसका कार्यकाल 1638 ईस्वी से 1673 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जब त्रिमल चंद की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसका उत्तराधिकारी यहाँ पर कौन बनता है? बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद जो था दोस्तों, वो क्या था? चंद वंश का 50वां यहाँ पर राजा था। और इसका जो कार्यकाल होता है वो क्या है? 1638 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था, जिसके पिता का नाम नीलू गुसाई था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा। शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 84 माल पर कटेरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। 84 माल या नौलखिया माल या तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं के प्रतिवर्ष यहाँ पर 9 लाख की यहाँ पर आय होती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था। एंट किशन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये कर लेता था। ठीक दोस्तों, यानी दोस्तों इसने क्या है, प्रत्येक परिवार से क्या 1 रुपये कर लेकर उसको इकट्ठा करके यहाँ पर मुगल दरबार में उसको भेंट स्वरूप प्रदान करता था। यहाँ पर बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 में खली खुला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बहादुर चंद ने यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाए, जिनको भगाने के लिए तीलू रोतेली को हथियार उठाने पड़े थे। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया। ठीक है दोस्तों, और मानसरोवर यात्रा और भोटिया व्यापार के बाधाओं से यहाँ पर मुक्त किया था। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, गूंट भूमि व भूमि होती है जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद ने 1669 में
शोर की यात्रा की। उस समय शोर को खड़ायत का प्रागना प्रागना कहा जाता था। यहाँ पर शोर में उर्ग गांव को भारतीचंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सदानंद जोशी को यहाँ पर क्या है, ताम्रपत्र में क्या है, लटोला राठ यहाँ पर उनको कहा गया है। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उस उर्ग गांव के बदले तल्ला रियासी में एक जूला जमीन प्रदान यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। बहादुर चंद ने भोटियों व हुणियों तिब्बतियों से सिरती नामक कर लिया कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाले एकमात्र चंद राजा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, कि कुमाऊं में क्या है, जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था। तो कौन था जिसने यहाँ पर जजिया कर लागू किया था, तो कौन था, बाज बहादुर चंद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान थी। तो हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बाज बहादुर चंद ने। तो इसको भी हमको यहाँ पर याद रखना है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोल्ड देवता का मंदिर बनाया एवं हरियाणा डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि किस चंद शासक ने क्या है, गोलू देवता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने कराया था दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। ठीक है दोस्तों, आगे बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिर को रक्षा करने वाले को मटपाल, राज परिवार को जगाने वाले को हरबोला आदि इसने नाम दिए थे। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्ति कर और पोल टैक्स को लागू करने वाला चंद शासक कौन था, बाज बहादुर चंद। तो इसको भी हम यहाँ से नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद शासक उद्योग चंद। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, जब बाज बहादुर चंद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या है, कुमाऊं पर क्या है, उद्योग चंद यहाँ पर शासन करता है। 1748 ईस्वी में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना, जिसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में यहाँ पर होता है। जिस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। आगे बढ़ते हैं। तामा ढोंड का युद्ध 1755 में शिव जोशी एवं गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच होता है। शिव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी यहाँ पर बनाया था। आगे बढ़ते हैं। दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली थी और हर्षदेव जोशी को यहाँ पर बंदी बना दिया था, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से भाग निकला था। आगे बढ़ते हैं। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। आगे बढ़ते हैं। बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में ललित शाह की सेना व मोहनचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग खड़ा हुआ। तो बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है, यहाँ पर 1779 में ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया था। प्रद्युम्न शाह 1779 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जिसने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ गया था। 1786 ईस्वी में गढ़वाल एवं कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन हो गया था। हर्षदेव उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं का शासन करने लगा था। मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाकर कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। मोहनचंद दूसरी बार कुमाऊं का राजा बन गया था। चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, जब चंदों यानी
चंद शासकों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। महमूद गजनी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था। चंदों के राजकुमार अपने आप से पहले कुंवर एवं गुसाई लगा देते। ठीक है दोस्तों, जो चंदों के राजकुमार थे दोस्तों, ठीक है, जो राजा के पुत्र होते थे वो अपने नाम के आगे पहले कुंवर या गुसाई लगा देते। लेकिन भारती चंद के जाख ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था और रतन चंद के नाम के बाद कुंवर था, अतः रतन चंद छोटा पुत्र हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चंद राजाओं की उपाधि श्री राजा धीराज, महाराजा धीराज थी। ताम्रपत्रों के उत्कीर्ण को सुनार या सुधार कहा जाता था। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोशी कहा जाता था। यानी दोस्तों जो ताम्रपत्र होते थे दोस्तों, उनको यहाँ पर क्या है, जोशी लिखते थे। ज्ञानचंद के गोबासा ताम्रपत्र उत्कीर्ण के लिए लिखित इंद्र पदाकरण नाम का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चंदों के ताम्रपत्रों में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों, बल्कि कत्यूरियों के ताम्रपत्रों में राजाओं की वंशावली मिलती है। तो यहाँ से भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यानी दोस्तों जो चंद शासकों के जो ताम्रपत्र थे दोस्तों, उनसे क्या है, राजाओं की वंशावली यहाँ पर नहीं मिलती है। तो राजाओं की वंशावली हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, ठीक है, कत्यूरों के ताम्रपत्र से हमें राजाओं की वंशावली की जानकारी यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। केवल एकमात्र चंद राजा जगत चंद, जिसके बरम ताम्र पत्र में उसके पिता का नाम यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, ठीक है दोस्तों। तो चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, चंपावत में। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमगढ़ में कोसी नदी के तट पर बनी थी। चंद शासन में राजधानी के लिए बुंगा, राजापुर, राजधानी शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते। चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। राजा चंदों का सर्वोत्तम शासक एवं प्रधान न्यायाधीश होता था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। राज्य की समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी और राजा गूंठ, संकल्प या रोध के रूप में जमीन दे सकता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन पर्वत चंद, रतन चंद व त्रिमल चंद्र आदि ने पिता के रहते हुए जमीनें दान में दी थी। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था, ठीक है। तो चंद राजाओं की जो सेनापति थे दोस्तों, उनको यहाँ पर बख्शी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। चंदों के समय परामर्शदात्री का कार्य मेहरा व फर्त्याल करते थे। यानी दोस्तों जो राजमहल में जो परामर्श का कार्य करते थे दोस्तों, वो कौन करते थे, यहाँ पर मेहरा और फर्त्याल करते थे। आगे बढ़ते हैं। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी आदि बड़े विख्यात दीवान हुए हैं, जिसमें दीवान की उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी, ठीक है दोस्तों। तो चंद राजाओं के शासनकाल में क्या है, जो दीवान हुआ करते थे वो जोशी लोग हुआ करते थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती थी, ठीक दोस्तों। तो चंद शासन काल में मंत्री और सचिव की संख्या यहाँ पर लगभग 10 होती थी। चंद राजाओं राज्य मंडलों में विभक्त है, लेकिन मंडल दो प्रकार के होते थे, सामंतों के अधीन व राजा के अधीन। सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। मंडलों के नीचे देश होते थे, तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी का देश आदि का उल्लेख मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, ठीक है दोस्तों, जो 2 प्रकार की होती थी। नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या सरीदार कहा जाता था। सैनिक कमांडर के अधीन, जिसका मुखिया बख्शी यहाँ पर होता था। चंदों की सामाजिक व्यवस्था। चंद राजा अपने आप को चंद्रवंशिया राजपूत मानते थे। नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्य में मिलता है, ठीक है दोस्तों। जो नाली शब्द का प्रयोग है दोस्तों, वो सबसे पहले क्या हमें कहाँ से मिलता है, तमिल साहित्य से इसका जिक्र प्राप्त होता है। ओदा नामक ब्राह्मण व रावत नामक राजपूत कत्यूरी राजाओं के समय आए, जबकि कोश्यारी राजपूत का मूल निवास बंगाल था, ठीक दोस्तों। जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे, ठीक है दोस्तों। तो जोशी और कुमाऊं जो पंत ब्राह्मण थे दोस्तों, ये क्या है, कुमाऊं में कहाँ से आए, महाराष्ट्र से आए थे। बसेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं यहाँ पर आए थे।
कुमाऊं के सबसे प्राचीनतम देवता एडी व गुरुड़िया हैं। दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा यहाँ पर पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, चौथानी, पंचबीड़िया, खस ब्राह्मण। इन्हें स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण कहते थे, जिनमें चौथानी ब्राह्मण श्रेष्ठतम थे। ठीक दोस्तों, तो कुमाऊं में क्या है, ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, जिसमें कि सबसे श्रेष्ठतम जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे दोस्तों, कौन थे? चौथानी ब्राह्मण। ठीक है। राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर लिखा मिलता है। राजपूत भी 2 प्रकार के थे, राजपूत और खस राजपूत। यहाँ पर आर्य राजपूत बाहरी भागों से यहाँ आए थे, जिनके अंतर्गत चंद राजाओं के वंशज भी आते हैं। वैश्य वर्ग के लिए साहू कहते थे, जबकि पौरी राजमहल की चौकीदारी यहाँ पर करते थे। कुमाऊं में उत्कीर्णक का काम सुनार और टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का कार्य राजगोली यहाँ पर करते थे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य। बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने बनवाया था। चंद शासकों की राज चिन्ह गाय थी। ज्ञानचंद के समय गरुड़ राजचिन्ह था। ठीक है दोस्तों, तो चंदों का जो राज चिन्ह था दोस्तों, क्या था? गाय था। लेकिन ज्ञानचंद के शासनकाल में क्या है, इनका राज चिन्ह बदल गया। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर का मंदिर मूलतः खत्रियों ने बनाया था, जबकि बागेश्वर का बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में यहाँ पर करवाया था। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर मंदिर चंद्रकालीन है, जिसके पास भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति है। मटी के सूर्य मंदिर चंद्रकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा और आसपास में हथियार देवता देवाल हैं। पिथौरागढ़ के मरसोली एवं कसानी में चंद्रकालीन पंचायतन शैली के 5 मंदिर थे, जो वर्तमान में कुछ ही अस्तित्व में हैं।